Okay, so we are in the third session of today on the research proposal. और इससे प्रीवियस दो सेशंस में हमने डिस्कस किया अबाउट हाउ टू सेलेक्ट एंड हाउ टू राइट द रिसर्च टाइटल, और फिर इसके बाद हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन। इसके साथ साथ हमने पबमेड पर एडवांस सर्च भी डिस्कस कर दिया कि यूजिंग द बूलियन ऑपरेटर्स द एंड आर हम किस तरह सर्च करते हैं, किस तरह हम डिफरेंट जो सिनोनिम्स हैं इसको कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स को किस तरह कंबाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन expand our search and how we can limit our search। ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की हैं। इन दिस सेशन हम बात करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव कि हम ऑब्जेक्टिव जो है ये किस तरह लिखेंगे, और फिर उसके बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट्स कंपोनेंट्स इस पर भी बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव आपके सिंपल हो, कंसाइज हो एंड मीनिंगफुल हो। अब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपके तब होगी जब आपकी ऑब्जेक्टिव जो है ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। अब व्हाट वी मीन बाय द स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट SMART। अब इसके जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हाट वी मीन बाय द स्मार्ट। तो स्मार्ट इससे मतलब स्पेसिफिक, इट मीन कि जो आपका टाइटल है बिल्कुल उसी की रिफ्लेक्शन हो। यानी अगर वहां पे देखे तो ब्रॉड ना हो, यानी आप देखें कि यहाँ पे लिखे कि टू असिस्ट द प्रेवलेंस ऑफ स्टूडेंट्स एमंग आप खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो है डॉक्टरेट स्टूडेंट्स है, फिर आप रिहेबिलिटेशन साइंसेज है, पैरामेडिक साइंसेज है। तो ये ज्यादा बेहतर रहेगी कि आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली जाएं। फिर आप उसके बाद जो है स्पेसिफिक के बाद इम जो है मेजरेबल, कि ऐसा ऑब्जेक्टिव आप रखिए कि जो आप अचीव कर भी सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आप सपोज प्रेवलेंस है तो वी कैन जस्ट describe them in sense of percentage, so we can measure the prevalence of a condition by asking a person, by differentially diagnosing a person that he or she have the low back pain or not, and then we can present them in percentage, so it should be measurable। A से मुराद ये है कि attainable, you are have the guts and you are eligible to achieve that objective। Suppose if this is our आप randomized control trial कर रहे हैं, तो at this level पे when you don't have any such degree, आप अभी अंडरग्रेड पढ़ रहे हैं और आपके पास कोई भी इसका क्वालिफिकेशन नहीं है कि जिसमें आप पेशेंट को ट्रीट करें, तो आप इसको अटेंड नहीं कर सकते। इसलिए आप फिर या तो किसी को हायर करेंगे या जो है आप इसको क्रॉस सेक्शन स्टडी या बाकी स्टडीज पर आप जा सकते हैं। तो अचीवेबल है, अटेनेबल है, ये आप ए में आ सकते हैं। आर रेलेवेंट हो, तो पहले हमने डिस्कस कर दिया कि जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आपकी टॉपिक जो है उससे ये रेलेवेंट टॉपिक होनी चाहिए, एंड टीम इन द टाइम बाउंड। जो तीन कंसेप्ट हमने या जो हमने टाइटल के बारे में जो बातें की थी, अगर उसी प्रिंसिपल्स के मुताबिक आप अपना टाइटल सेलेक्ट करते हैं, सो आपके ऑब्जेक्टिव पर अपने टाइटल की रिफ्लेक्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होगा। अगर आप जो है वहां पे स्पेसिफिकली अपने टाइटल में मेंशन करिए कि आप क्या करने चाह रहे हैं, किस पॉपुलेशन पर आप स्टडी कर रहे हैं, कहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और किस तरह करेंगे, तो ये चारों चीजें अगर आपके टाइटल में मौजूद है तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है ये खुद बहुत जो है स्मार्ट हो जाएगी। समझ गए आप लोग कि अगर आप टाइटल में प्रॉब्लम है तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी प्रॉब्लम होगा। अगर आपका टाइटल स्पेसिफिक नहीं है, आपका टाइटल में ये कंप्लीट, जैसे हमने कहा कि शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि इफ इट इज नॉट क्लियर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तो फिर आप ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे। सही है कि लो बैक पेन है अंडर ग्रेजुएट, आप लो बैक पेन किस आप ट्रीट करने जा रहे हैं, आप डायग्नोस करने जा रहे हैं, आप वहां पे काजिस की बात कर रहे हैं, आप वहां पे मेडिकल इमेजिंग की बात करते हैं कि व्हाट मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इम्प्रूव्ड मेडिकल इमेजिंग फाइंडिंग इन द लो बैक पेन। आप इंसिडेंस की बात करेंगे, प्रेवलेंस की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टर की बात कर, किस चीज की आप बात कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए व्हेन यू हैव सेलेक्टेड योर टॉपिक अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है ये जरूर स्मार्ट होगा। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कोशिश करें कि ये दो, एक से ज्यादा, बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव इज दैट मोर देन इनफ। अगर आपकी ऑब्जेक्टिव ज्यादा भी है तो फिर आप इस तरह करें कि एक लेके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और बाकी को फिर लेके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव,
और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप एक ऑब्जेक्टिव जो है ये मोर देन इनफ है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए कम्प्लेक्सिटी बनेगी, एंड दैट्स वाई टू अवॉइड सच कम्प्लेक्सिटी एंड वी हैव जस्ट वेरी सिंपल, कंसाइज एंड मीनिंगफुल सिंगल ऑब्जेक्टिव। और हमेशा कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव आपकी टू से स्टार्ट हो, टू के बाद आपका एक्शन वर्ब होगा। जैसे मिसाल अगर मैं, हमारा जो टाइटल जो अभी हमने डिस्कस कर दिया कि द प्रेवलेंस ऑफ लो बैक पेन अमंग द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ द खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इसका ऑब्जेक्टिव मैं इस तरह लिखूंगा, टू, आप मैं लिखता हूँ टू असिस्ट। अब टू असिस्ट की बजाय मैं और वर्ड यूज कर सकता हूँ, टू डिटरमिन, टू कैलकुलेट, टू एस्टिमेट, टू फाइंड आउट, कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्शन वर्ब होनी चाहिए। टू असिस्ट द prevalence of low back pain among the undergraduate students of KMU and KMU पेशावर। अब यहाँ पे देखिए हमने किम्यू एब्रीवेटेड लिखा है, हमने अंडर ग्रेजुएट की, तो आप ऑब्जेक्टिव में बेशक जो है अपना एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं, बट इट शुड बी एक्सप्लेन, इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द इंट्रोडक्शन। अगर आपके इंट्रोडक्शन में अंडर ग्रेजुएट वर्ड यूज पहली बार जब हुआ है, वहां पर आपने उसके ब्रैकेट में यूजी लिखा है, तो आप यहाँ ऑब्जेक्टिव में यूजी लिख सकते हैं। आपने ऊपर किम्यू खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखा है, वहां पर आप जो है कि म्यू ब्रैकेट में अपने पेरेंथेसिस में लिखें तो यू कैन यूज इट। अदरवाइज अगर आपने इंट्रोडक्शन में ये वर्ड केम्यू यूज नहीं किया है, तो आप फिर क्या लगे केम्यू को यहाँ पे पूरा लिखेगी। दूसरी बात, जो प्रॉपर नाउन है, जैसे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पेशावर है, इसकी हर एक वर्ड को आप कैपिटल लेंगे। सपोज इफ आई एम राइटिंग द कंप्लीट फॉर्म ऑफ द केम्यू, तो दैट वुड बी, तो यहाँ पे जैसे मेडिकल लिंक, तो उसका भी जो है ये, तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक एक जो वर्ड है ये हम कैपिटल लिखेंगे। इस तरह पेशावर इज अ प्रॉपर नाउन, इसका भी पी लिखेंगे, एल बी पी। तो ये हमारा हो जाएगा टू असिस, टू एस्टिमेट, टू डिटरमिन, टू कैलकुलेट। तो और भी बहुत सारे वर्ड आप इसमें आप लिख सकते हैं। तो हमेशा से आप टू से स्टार्ट करेंगे, एंड यहाँ पर आपको फुल स्टॉप नहीं लगा लेंगे, बट दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। अगर आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है, तो फिर आप यहाँ से अपना ये जो एस है ये हटाएंगे, बिकॉज नाउ यू हैव वन ऑब्जेक्टिव। अगर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है तो इट शुड बी इन द बुलेट फॉर्म। बुलेट फॉर्म नहीं है तो इसको आप प्राइमरी सेकेंडरी में भी कर सकते हैं। सही। अब आते हैं टुवर्ड्स द ऑपरेशनल डिफिनीशन। ऑपरेशनल डिफिनीशन में ये है कि आप बुकिश डिफिनीशन आप नहीं लिखेंगे, आप अपनी स्टडी की, इसको ऑपरेशनल का मतलब ये है कि इसमें वो टर्म्स आप एक्सप्लेन करोगे जो टर्म्स आपकी स्टडी में है। मिसाल यहाँ पे आपने लिखा है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। अब हर एक को पता है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से मुराद क्या है, जो यहाँ पे जो बीएस प्रोग्राम है, बैचलर प्रोग्राम है, वो पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं। बट आपके स्टडी में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कौन होंगे? ये नर्सिंग स्टूडेंट्स होंगे, ये रिहेबिलिटेशन साइंसेज के स्टूडेंट्स होंगे, पैरामेडिक साइंसेज के होंगे। तो यहाँ पर आप मेंशन कर, और कौन सी सेमेस्टर के होंगे, तो आप लिखेंगे कि in our study the undergraduate student will be the students of the rehabilitation sciences as well as the nursing and paramedic sciences of any semester, of any gender, of any race। तो ये आपका ऑपरेशनल डिफिनेशन हो गया। अब अंडर ग्रेजुएट का अगर आप बुक डिफिनेशन लिखेंगे तो इसकी सिंपल आ जाएगी कि भाई जो यूनिवर्सिटी का जो इनिशियल डिग्री होती है कि बैचलर लेवल पे, तो उसको स्टूडेंट्स को कहते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो दैट इज बुकिश। आप अपनी ही उसमें लिखेंगे कि दो स्टूडेंट्स हु आर, अब यहाँ पे आप, एक इंस्टीट्यूट है सपोज नॉर्थ वेस्ट है, आप नॉर्थ वेस्ट इज एफिलिएटेड विद द खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, लेकिन आईपीएमआर जो है दिस इज द कंस्टिट्यूएंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ। तो यहाँ ये भी मेंशन करेंगे कि हम जो स्टूडेंट्स लेंगे ये सिर्फ उनकी अपनी जो इंस्टीट्यूट उससे लेंगे या उससे जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से उसके स्टूडेंट्स लेंगे। तो ये भी आप अपने ऑपरेशन डिफिनेशन में लिखेंगे। ऑपरेशन डिफिनेशन में तमाम कीवर्ड्स जो आपके टाइटल्स में है वो आप करेंगे। जरूरी नहीं है कि कुछ आप सिंपल टाइटल से ही आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। आपकी यहाँ पर जो लिख सकते हैं लो बैक पेन को आप लेंगे कि व्हाट मीन बाय द लो बैक पेन। सो ऑल दोज students who are complaining the pain
between the area which is present below the rib cage and above the pelvic bone. इस area में अगर उसको pain है, हम उसको low back pain कहेंगे. So this is the definition according to this study. फिर इसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी होगी. आप प्रेवेनेंस किस तरह उसको कहेंगे? प्रेवेनेंस मीन द नंबर ऑफ पीपल विद द लो वेपन डिवाइड बाय the total population multiplied by 100, so that will give us the prevalence rate. तो आप ये ऑपरेशन डिफिनेशन आप लिखोगी, हेडिंग दोगी, जो अंडर ग्रेजुएट उसको बोल्ड करोगी, उसके नीचे आप फिर उसकी डिफिनेशन लिखेंगी. अगर आपकी स्टडी में कोई क्वेश्चनेयर यूज होती हैं तो उस क्वेश्चनेयर को भी आप अपने ऑपरेशन डिफिनेशन में यूज करेंगे. जैसे मिसाल यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, वेरिएबल है पेन. अब पेन को आप यहाँ पे करेंगे, पेन हम किस तरह मेजर करेंगे, तो ये भी आप ऑपरेशन डिफिनेशन में मेंशन करेंगे कि इन आवर स्टडी द पेन, द इंटेंसिटी ऑफ द पेन विल बी मेजर्ड. सपोज न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल in which if the score is 0 it means no pain, if the score is between 1 to 4 mild pain, and then so on. तो ये आप इस तरह लिखेंगे. एक और गाइडलाइन कि जब आप ऑपरेशन डिफिनेशन लिखते हैं तो इसमें आप काइंडली साइटेशन ना दे, किसी भी इसको रेफरेंस ना दे, क्योंकि ये किसी और से आप नहीं ले, ये आप अपनी स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ साइटेशन टू एनी स्टेटमेंट इन योर ऑपरेशन डिफिनेशन, बिकॉज आप किसी और स्टडीज से नहीं ले रहे हैं, ये आप खुद करें. कि बाकी स्टडीज में शायद उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट्स पर किया है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, आप यहाँ से पैरामेडिक साइंसेस ले रहे हैं, BS रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स ले रहे हैं, BS MLT के ले रहे हैं, आप DPT के ले रहे हैं. इसलिए ये आप ऑपरेशन डिफिनेशन विदाउट एनी साइटेशन लिखेंगे. देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप कितने डिफिनेशन लिखेंगे. आप 3 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं. कोशिश करें कि अननेसेसरी वर्ड को आप अवॉइड करें उसको ऐड करने में, और कोशिश ही भी करें कि जो जरूरी वर्ड्स है उसको आप एक्सप्लेन करें. यहाँ पर जो जरूरी वर्ड से मुराद ये है कि किसी भी बंदे को एम्बिग्विटी हो सकती है कि ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से मुराद कौन सी स्टूडेंट्स है. तो आप खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी. तो आप अगर वहां पे आपने लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रीडिंग या स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, तो आप पेशावर यूनिवर्सिटी, पेशावर में जितनी भी यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, तो ये भी आप वहां से आप लिखेंगे. पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि दिस सिंगल यूनिवर्सिटी, सो दिस इज नॉट शुड बी एडेड इन द ऑपरेशन डिफिनेशन. ये टू क्राउडेड हो जाएगा. कोशिश करें कि इसको आप पेज तक रखें, ज्यादा 3-4 से ज्यादा ना रखें. आपकी जो वेरिएबल्स हैं उसको, जो आपकी आउटकम उसको जरूर मेंशन करें कि उसको मेजर किस तरह करोगे. सपोज आप मसल स्ट्रेंथ पर का मालूम करना चाहते हैं तो मसल स्ट्रेंथ को आप किस तरह मेजर करोगे. रेंज है तो रेंज को किस तरह करोगे. सपोज बैलेंस है तो बैलेंस को आप किस तरह मेजर करोगे. तो आपके जितने भी आउटकम है उसको आप आउटकम मेजर जो है वो भी आप इसमें शामिल करेंगे. सो दिस इज योर ऑपरेशन डिफिनेशन. आते हैं टुवर्ड्स द मटेरियल मेथड्स में. स्टडी डिजाइन में नो नीड ऑफ राइटिंग द लॉन्ग सेंटेंस, जस्ट राइट डाउन the official classification of study design. If you are using the cross-sectional study, just write the cross-sectional study. No need of writing the observational, the descriptive, analytical, comparative. ये words के लिखने की जरूरत नहीं है. Just write down the cross-sectional study. Study duration, as we have discussed it in the initial session, just write down the 6 months after the approval of the study. Sample size, ये हमारा मेन टॉपिक है, हम इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं. रिमेंबर, आप जो भी सिंपल साइज लिखते हैं दैट शुड बी लॉजिकली कैलकुलेटेड. आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर नहीं दे सकते. हम कोशिश करेंगे कि एट द एंड, या अभी कर देते हैं चलो, कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द सिंपल साइज. मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हम ट्रू वर्ल्ड जा रहे हैं वहां पे. आपको ये गूगल स्क्रीन सबको नजर आ रहा है? सही है. सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जी सर. I will write down the सर्वे मंकी सी भी कर सकते हैं. राउट सॉफ्ट सबसे कॉमन यूज होता है, राउ सॉफ्ट. ये हमारा ऑनलाइन कैलकुलेटर है जिसके जरिए हम सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं. तो आप राउ सॉफ्ट सैंपल साइज कैलकुलेटर है, तो हम इससे भी कर सकते हैं. इसके अलावा जो है हम एक और इससे ऑथेंटिक वन जो है,
दैट इज द ओपन एपीआई सैंपल साइज कैलकुलेटर। ये भी जो है बहुत सबसे अथेंटिक ये, यानी राउट सॉफ्ट से ये तकरीबन दोनों का सेम आता है लेकिन ओपन एपीआई जो है ये ज्यादा अथेंटिक है। अगर हम राउट सॉफ्ट पे जाएं ये, राउट सॉफ्ट इज नॉट वर्किंग, सो हम सब स्विंग पे जा सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज है। सर्वे मंकी सिंपल साइज कैलकुलेटर। ओपन एपीआई पे आते हैं, जब ओपन एपीआई पे हम आएंगे तो यहाँ पे ये हमारा पूरी की पूरी तो वी कैन जस्ट क्लिक ऑन द सैंपल साइज। यहाँ पे लिखा है हमारा सैंपल साइज। सैंपल साइज की आगे ये प्लस नहीं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इससे हमारे मुख्तलिफ किस्म के काम स्टडी डिजाइन आएंगे। अच्छा, ये जो सर्वे मंकी है या हमारी जो राउट सॉफ्ट है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें हम सिर्फ प्रेवेलेंस स्टडी के लिए ही कर सकते हैं। So yeah, it's not working. I don't know why this website is not working. Let me check the other calculators. सही है, चलो डेट इज बिल्कुल। ये जो कैलकुलेटर डॉट नेट है ये एग्जैक्टली जो है हाउस ऑफ ही की तरह है, तो हम इसी पर बात करते हैं। पहले ओपन एपीआई की बात करते हैं फिर इधर सही। तो यहाँ पर आप देखिए सैंपल साइज की आगे लिखा है प्रोपोर्शन, फिर अनमैच्ड सीसी, फिर कोहॉर्ट आरसीटी, फिर मीन डिफरेंस। यहाँ पे हमारी काम की जो है ये सिर्फ प्रोपोर्शन, क्योंकि जब हम सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं क्रॉस सेक्शन स्टडी के लिए तो फिर हम प्रोपोर्शन पर क्लिक करते हैं। अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कोहर्ट स्टडी के लिए तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आरसीटी के लिए करेंगे तो आरसीटी के लिए अप्रोप्रिएट जो है दिस इज द मीन डिफरेंस। सही है। बाकी हम प्रोपोर्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। सही सही, ये हो जाएगा और हम क्लिक करेंगे एंटर। अब जैसे ये देखिए ये आपको इस तरह नजर आ जाएगी ना, हमारा जब सैंपल साइज कैलकुलेट होगा सो दैट विल लुक लाइक। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंटर न्यू डेटा पे। अब ये हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। इसमें आप देखिए तो वी हैव पॉपुलेशन साइज, फिर यहाँ पे हमारे एंटिसिपेटेड परसेंटेज ऑफ फ्रिक्वेंसी है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी भी कहा जा सकता है। यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट है, इसको आप 5 लिखेंगे, एंड डिजाइन इफेक्ट है। यहाँ पर आप सिंपल इस तीनों चीजों को आप बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, इसको आप इसी तरह रखिए जिस तरह है उसी तरह है। हम ये हमारा मेन जो जहाँ पे हम एंट्री करेंगे ये हमारा चेंज होगा। अब ये डिपेंड करता है कि अब सपोज मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाह रहा हूँ, और वहाँ पे सपोज हम तमाम इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट ले रहे हैं जो कंस्टिट्यूट इंस्टीट्यूट, चाहे वो आईपीएमएस से आईपीएमआर है, आईएनएस से, आईपीएस से, या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये जितनी या जितनी भी है उन सब के स्टूडेंट्स में ले रहा हूँ। और वहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं और सपोज तकरीबन है 3000। तो टोटल पॉपुलेशन साइज में यहाँ पर क्लिक कर दूंगा एंड विल क्लिक ऑन द कैलकुलेट। नाउ हमारा सैंपल साइज है ये आएगा 341। अब देखिए कन्फिडेंस इंटरवल मल्टीपल है यहाँ पे 95 80 जो सबसे कॉमन यूज होती है, यानी जिस तरह 95 है इस तरह तकरीबन ऑलमोस्ट स्टडीज में सबसे कॉमनली यूज जो है दिस इज द 95, इसलिए हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। बाकी को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले, दिस इज द इक्वेशन जिसके बेस पर ये सैंपल साइज कैलकुलेट किया गया है। So if someone asks you that how the sample size is being calculated, so this is actually the equation जहां जिसकी बेस पर ये सैंपल साइज कैलकुलेट किया गया है। हमारे यहाँ पे परसेंट टोटल पॉपुलेशन में 3000 दिया है एंड द सैंपल साइज इज 341। तो ये आपका सैंपल साइज कैलकुलेटेड है। इस एंटायर का आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपने प्रपोजल में
वहां पर आप जो है इसको पेस्ट कर ले एंड देन यू कैन डिस्कस इट दैट द sample size was calculated through the open API where the total sample size population was taken as 3000 and the confidence level was taken as 95%. The alpha, yeah, the confidence limit was taken as 5% and the design effects was taken as 1. ये दो आप सबको आप चेंज नहीं करेंगे. सपोज इफ यू वांट टू चेंज द डेटा, यानी आप हम यहाँ पे डेटा जो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दोबारा डेटा एंट्री करेंगे और वी विल क्लिक ऑन द दैट प्रोपोर्शन पे. यहाँ पे सपोज आपको नहीं पता, किसी भी जनरल कम्युनिटी की तरफ आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. सपोज आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे पेशावर डिस्ट्रिक्ट में लो बैक पेन जो है ये हम देखना चाहते हैं कि प्रेवलेंस क्या है, बट वी आर अनश्योर दैट हाउ मेनी पीपल दैट आर रिजाइडिंग इन पेशावर. तो व्हेन यू आर अनअवेयर, यू डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट पॉपुलेशन साइज, तो आप एज यहाँ पे लिख सकते हैं 1 लाख जो है, 100,000 आप ले सकते हैं या 10 100 आप लिख सकते हैं. यूजुअली आप 20,000 भी ले सकते हैं. सपोज मैं यहाँ पे 20,000 लिख देता हूँ. सही है. अब इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितना आएगा, ऑलमोस्ट 377 आ जाएगा. अब यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा एंटर करूंगा कि डेटा मुझे जो है ज्यादा चाहिए, ज्यादा लोग है, तो इतना डिफरेंस नहीं है. सपोज ये 20,000 के बजाय मैं 2 लाख कर देता हूँ, यानी 1 0 ओवर एड कर लेता हूँ, दिन कैलकुलेट करता हूँ. सो यहाँ पे आएगा 384. सो आप खुद देखिए कि मैंने 180,000 पॉपुलेशन इंक्रीज कर दिया, 20,000 से मैंने ऐड कर दिया 180, बट द एंटायर चेंज द एडिशन टू द टोटल सैंपल साइज इज जस्ट 7. सो इसका मतलब ये है कि आप जितना भी ऊपर जाएं उतना और ज्यादा 1 करोड़ तक जाए तो भी आपका इतना फर्क उसमें नहीं आएगा. इसीलिए आप जब ओपन एपीआई से करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि इफ यू डोंट नो अबाउट द पॉपुलेशन, तो इसको आप 1 मिलियन रखिए. 1 मिलियन मीन आप इसको 10 लाख रखिए. सही है. तो ये हमारा हो गया 1 मिलियन, और इसको अगर हम क्लिक कैलकुलेट करें तो हमारा सैंपल साइज होगा 384. आप देखिए वो इफ हमने टू लेक किया था तो फिर 384 था, हमने 1 लाख कर वो 10 लाख कर दिया तो भी वहां पे इट इज 384. So that's why that will not bring any such a big impact and big change in the sample size. Remember again, use the 95 percentage of the confidence level and this is your sample size. अब ये यहाँ पे कैलकुलेटर पे आ जाए, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 95 होगा. इसको आप कोई भी ले सकते हैं, बट अगेन remember the most common and the most appropriate one is the 95%. It is the confidence level we have taken. The margin of error, again I will say यहाँ पे margin of error को बिल्कुल आप चेंज नहीं करें. इसको आप क्योंकि इसकी चेंज होने से आपका सिंपल साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा, बट जैसा है आप इसको ऐसा ही रखें. पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पॉपुलेशन को आप इसी तरह रखिए. यहाँ पे जो इन तीनों को आप बिल्कुल अनटच करेंगे. यू हैव जस्ट टू राइट डाउन द पॉपुलेशन हियर. अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20,000 and we click on the calculate. So the sample size is 3. So if you calculated with the calculator.net service monkey, Rausoft या open API, तो किसी भी कैलकुलेटर से अगर आप कर ले सो दे विल बी नो चेंज इन द सैंपल साइज. अगर आप क्योंकि सब तकरीबन ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन यूज करते हैं. सो इट डजंट मैटर कि आप ओपन एपीआई से करते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं, सर्वे मंकी से करते हैं, राउसाप से करते हैं, किसी भी से आप करते हैं तो आप जो है वहां पे आपका जो सैंपल साइज जो है ये एक जैसी ही आएगी. सही. अच्छा, राउसाफ्ट सैंपल साइज कैलकुलेटर जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं. बाकी जो इसका पूरा वेबसाइट अदर है ये दैट्स वर्किंग. लेट मी चेक इट अगेन. ये आ गया. ये दिस इज द राउट सार्ट में इस स्टूडेंट्स को करता हूँ कि इसमें एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट है कि आप इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है. तो वहां पर जैसे देखिए यहाँ पे 20,000 है. आप ओपन एपीआई में 1 मिलियन आप लिखते हैं व्हेन यू डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, बट इन द राउट सार्ट आप यहाँ पे 20,000 लिखते हैं. द सैंपल साइज डज नॉट चेंज मच पर पॉपुलेशन लार्जर देन
20,000। इसके बाद अगर आप 80,000 70,000 तो भी एक दो सिर्फ चेंज होंगे, तो इसमें कोई इस तरह नहीं होगा। तो ये 377 आ जाता है। अगर आप जो है मार्जिन ऑफ एरर जो है 9.7, यानी आप जितना मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा करेंगे तो आपका सैंपल साइज और भी कम हो जाएगा। सो इट मीन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन द मार्जिन ऑफ एरर एंड सैंपल साइज। इफ अगर आप इसको लिख देते हैं 5.6 तो 377 से 300 पे आ जाएगा, 6.89 तो 200 पे एंड 9.7। अब यहाँ पे अगर सैंपल साइज आपको चाहिए कि सपोज मुझे चाहिए दैट इज 700, सो मुझे इसके लिए मार्जिन एरर कितनी चाहिए होगी? 3.64। तो इसलिए ये कैलकुलेटर जो है ये बाकी कैलकुलेटर्स में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह अगर आप इसको एग्जैक्ट चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 380 चाहिए, सपोज 320 चाहिए, आई नीड द 320, तो उसके लिए मुझे मार्जिन ऑफ एरर कितनी चाहिए होगी? ये दिस इज द मार्जिन ऑफ एरर। मुझे सिर्फ 180 चाहिए, so this is 7.27% योर मार्जिन ऑफ एरर। इसी तरह आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है कि आप इसको सपोज आपको 92 लिखते हैं सपोज, तो आप 92 पे आपका जो सैंपल साइज होगा दैट विल बी 302। अगेन देयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितना आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कम करेंगे उतना आपका सैंपल साइज जो है कम होगा। तो ये तो एक तरीका है कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द सैंपल साइज ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पर हम ओपन ईपीआई और जो एक तरह का ये तमाम पे होता है, लेकिन जो प्रीवियस स्टडीज के बेस पर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओपन ईपीआई या इस तरह की जो बाकी अथेंटिक उस पर आप कर सकते हैं। हम प्रोपोर्शन पे जाएंगे और प्रोपोर्शन पे यहाँ पे डेटा एंट्री करेंगे, सही। और वहां से आप जो है इसमें जो आपके डिजाइन इफेक्ट है यहाँ पर आप उसमें चेंज कर सकते हैं। वो आप उसमें से 1 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, या आप कन्वीनियंस लिमिट जो है, उसको आप ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो है इफ यू हैव द रिलेवेंट स्टडी तो आप वहां से आप उसकी सिंपल साइज जो है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू द दैट प्रीवियस। लेकिन प्रीवियस स्टडी का आपकी फाइंडिंग कैसे करेंगे? वो परसेंटेज से आपको मिलेगा कि आप बाकी स्टडीज से जो है आप परसेंटेज उठा लें। तो लेकिन जिस तरह की स्टडीज आप क्रॉस सेक्शनल के पैमाने पर करते हैं, तो सबसे बेहतर ये है कि आप प्रीवियस स्टडीज के बजाय अपनी पॉपुलेशन पर, कि उसकी वजह क्या है कि you are just collecting the data from your own population, इसलिए इसी के बेस पर अगर आपका सैंपल साइज कैलकुलेट हो तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बाकी जो है इसकी एक और तरीका ये भी है कि आप जो है जिस तरह लगा कि इफ देयर इज अननोन पॉपुलेशन, इफ देयर इज नोन पॉपुलेशन एंड इफ देयर इज द प्रीवियस स्टडीज पर, तो प्रीवियस स्टडीज के बजाय आप यहाँ पे अननोन पॉपुलेशन या एग्जैक्ट पॉपुलेशन दोनों पर करें। या तो आपको पॉपुलेशन नोन होगा तो वो मेंशन करें, अगर पॉपुलेशन आपको नोन नहीं है तो फिर आप 20,000 80,000 कोई भी डिजिट जो है आप लिख सकते हैं। इफ यू आर ओपन ईपीआई पर है तो वहां पर आप 100 लिख सकते हैं, 100,000 लिख सकते हैं, 100,000 लिख सकते, 1 मिलियन लिख सकते हैं मीन। और या जो है आप यहाँ पे 20,000 लिख सकते हैं। जितना भी इसमें इंक्रीज करोगे सो देयर विल बी नॉट बिग इंक्रीज। डोंट चेंज द मार्जिन ऑफ एरर, डोंट चेंज द दैट कॉन्फिडेंस इंटरवल, डोंट चेंज द पॉपुलेशन परसेंटेज, डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज। ये इसको इसी तरह रहने दें, जस्ट आप अपना पॉपुलेशन जो है ये आप चेंज करें, तो ये आपका हो जाएगा सैंपल साइज कैलकुलेटर। अब हम बाकी चीजों की तरफ आते हैं। तो सैंपल साइज आप यहाँ पे लिखेंगे और साथ ये भी लिखेंगे कि द सैंपल साइज वाज कैलकुलेटेड थ्रू द ओपन एपीआई, that was calculated through the RUBSOFT, it was calculated the calculator.net, it was a line calculated through the service monkey and so on। और उसके साथ साथ फिर आप ये स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। विदाउट स्क्रीनशॉट जो है आपके लिए ये थोड़ी सी मुश्किल होंगी, इसको आप लॉजिकली इसको बैंक करें। सो दैट्स व्हाई पेस्टिंग द सेम स्क्रीनशॉट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे इसके लिए। नेक्स्ट आते हैं टुवर्ड्स द दैट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन में आप लिखते हैं कि जो पार्टिसिपेंट से आप डेटा लेते हैं ये कौन होंगे, सही है। सपोज आपके ख्याल में ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो
किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो फिर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टडिंग इन एनी इंस्टीट्यूट ऑफ द खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी मेन कैंपस इन एनी सेमेस्टर एंड ऑफ एनी जेंडर। जो चीज यहाँ पे जरूरी है वो आप एज है एंड आपका जेंडर है, तो ये एज और जेंडर का जरूर लिखा करें। अगर आप स्टूडेंट्स पर कर रहे हैं तो एज भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जेंडर जो है ये बहुत जरूरी है कि आप जेंडर के बारे में बात करेंगे, इस तरह एज के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा रेस के बारे में जनरली बात करते हैं। इसके अलावा कंसेंट जो है कि आप जो कंसेंट देते हैं, मतलब जो दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, ये बहुत जरूरी है। ये करिए, आप जबरदस्ती किसी से डेटा नहीं ले सकते। तो जब भी आप डेटा किसी से लेते हैं तो आप उससे पहले इजाजत लेते हैं, दे एग्री, if he or she agree to participate, तो फिर आप उससे डेटा ले सकते हैं। तो ये भी आप इंक्लूजन में लिख सकते हैं कि those who are willing to participate will be included in the study, those who are studying in the any institute of the Khyber Medical University main campus in any semester of any gender of any race, those who deny they will be excluded। अब यहाँ पे चूंकि हमने लो बैक पेन लिखा है, तो इसके बजाय अगर आप ये लिखिए कि लो बैक पेन जो है ये तो मल्टीपल सोर्सेज से हो सकता है, क्योंकि वी आर नॉट कंसर्न विद द कास्ट, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ लो बैक पेन जो है यहाँ पे हम ले सकते हैं। लेकिन सम टाइम इस तरह होता है कि बाज लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ सम सर्जरी, उसकी पेन हो सकती हैं। तो फिर उसकी इसलिए आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में पे मेंशन करेंगे कि वी विल एक्सक्लूड दोज पार्टिसिपेंट who have the traumatic trauma, who have road traffic accident in the recent 2 months, क्योंकि उससे आपका जो लो बैक पेन है वो शायद वो बाइस्ड आ जाए, दैट माइट बी नॉट रिलेटेड टू द लंबर रीजन। इसलिए आप जो है वहाँ पे इसी तरह दोज हु आर जस्ट हैविंग द लो बैक पेन बिकॉज ऑफ द रीनल पेन रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो इसलिए आप उनको भी एक्सक्लूड करेंगे जिनका मेडिकली डायग्नोस एज अ कंडीशन है। तो इसी तरह जो है आप मुख्तलिफ किस्म की जो मल्टीपल कंडीशन है विच में लीड टूवर्ड्स दैट, जो आपकी स्टडी को बायस कर सकते हो उसको आप एक्सक्लूड करोगे। एक चीज जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि दे डुप्लीकेट द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ऊपर आपने लिखा है कि सपोज दोज हु आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट, दे विल बी ओनली इंक्लूडेड जो विलिंग है पार्टिसिपेशन के लिए। नीचे अब एक्सक्लूजन में फिर लिखने की जरूरत नहीं है कि दोज हु आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट विल बी एक्सक्लूडेड, एक दफा आपने कह दिया, बस दैट इनफ। इस तरह आपने कहा कि एज जो है ये हम कोशिश करें कि 18 से और 60 के दरमियान लें, क्योंकि 18 से नीचे जो आप कंसेंट फिर उसके पेरेंट्स से लेंगे, आप उससे बच्चों से फिर कंसेंट नहीं ले सकते। तो इफ द पर्सन इज 18 प्लस तो फिर आप वो कंसेंट खुद दे सकते हैं, अदरवाइज देन यू हैव टू कंसल्ट देयर पेरेंट्स, देयर गार्डियन फॉर द कंसेंट फॉर्म। तो फिर ये चीज का एथिकली ख्याल रखिए कि अगर आप बच्चों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर कंसेंट शुड बी टेकन फ्रॉम देयर पेरेंट्स गार्डियन, नॉट फ्रॉम द टीचर। अगर आप स्कूल से डेटा कलेक्ट करें तो स्कूल टीचर इज नॉट द गार्डियन ऑफ द चिल्ड्रन, इसका ख्याल रखिए। सही। इस तरह एज क्या आप लेके ऊपर लेके कि दोज हैविंग एज मोर देन 18 एंड लेस देन 60, तो नीचे एक्सक्लूजन में फिर लिखने की जरूरत नहीं है कि दोज विल बी एक्सक्लूडेड हु हैव लेस देन 18 एंड मोर देन 60, बिकॉज जब आप कहते हैं ना कि ग्लास जो है ये आधा भरा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि ना कि आधा खाली है। तो फिर आप इसका ये दोबारा लेके कि गिलास जो है आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, तो आधा खाली है का बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड दैट, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। सही। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, अगेन आई विल सजेस्ट कि क्यों ये रेलिवेंट लिटरेचर जरूरी है। जब आपके पास 3-4 रेलिवेंट आर्टिकल्स होंगे तो इसको मेथोडोलॉजी को रीड करें। तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को जरूरी नहीं कि आप इसके साइटेशन दे दें, लेकिन इट शुड बी एविडेंस बेस्ड। आपको किस तरह पता चलेगा कि मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन किस तरह रखूँ, तो गाइडेंस के लिए आप प्रीवियस रेलिवेंट स्टडीज के मेथोडोलॉजी पढ़ें। उसके मेथोडोलॉजी के मिड पोर्शन में, न एंड में न स्टार्ट में, बिल्कुल मिड पोर्शन में आपको ये क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो आप वहां से आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है ये बिल्ड कर सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस ये हैं, इट शुड बी, मैंने यहाँ पे बुलेट इसलिए डाले हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया दे बोथ विल शुड बी इन द बुलेट फॉर्म इन अ सिंगल सेंटेंस, इसको पैराग्राफ की सूरत में ना लेके इसको कंसाइज इतना नहीं लिखिए जैसे आप लिखिए कि बोथ जेंडर। अब बोथ जेंडर क्या मतलब, बोथ जेंडर विल बी इंक्लूड सेंटेंस फॉर्म में लेके
जिस तरह हमने यहाँ ऊपर जो है आपसे कहा था कि आप सिंपल वर्ड लिखिए, सिंपल साइज में, सिंपल ड्यूरेशन में, तो ये सिंपल टेक्निक में आप सिंपल वर्ड लिखिए, यहाँ पर आप कंप्लीट सेंटेंस लिखिए। अच्छा, सैम्पलिंग टेक्निक हमने डिस्कस नहीं किया। सैम्पलिंग टेक्निक आप सबसे कॉमन जो यूज होता है, आप कन्वीनियंस सैम्पल लिख सकते हैं, दैट इज कन्वीनियंट टू यू, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम द दैट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिर्फ ख्याल ये करे कि इफ यू आर यूजिंग द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टोटल लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट ये प्रेजेंट, इफ यू डोंट हैव द टोटल पॉपुलेशन लिस्ट, आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज नहीं कर सकते। एंड इफ यू डोंट हैव द टोटल लिस्ट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, तो फिर आप जो है वहां पे प्रोबेबिलिटी की बजाय आप नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ जाए तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में सबसे कम जो यूज होते हैं वो कन्वीनियंस है। अच्छा, एक जो दूसरी गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, वो लिखते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक। कन्वीनियंट नहीं है, मतलब सही है, ये हमें कन्वीनियंट होता है, लेकिन जो इसकी ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी, दिस इज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक, सही है? तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक लेके या इसके अलावा आप कोटा सैम्पलिंग टेक्निक लिख सकते हैं, इसके अलावा स्नोबॉल लिख सकते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है कि व्हाट वी मीन। एक और इसमें अक्सर होता है कि स्टूडेंट्स लिखते हैं कि नाम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो अगेन ये गलती ना करें, नाम प्रोबेबिलिटी लेके बिल्कुल लेके लेके मेंशन करें कि विच टाइप ऑफ नाम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नाम प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी दीज आर द ग्रुप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, उसके फिर अलग पांच पांच चीज टाइप से। तो जब आप सैम्पलिंग टेक्निक में लिखते तो बिल्कुल सिंगल वर्ड लेके, आप अगर सपोज कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप नाम प्रोबेबिलिटी भी लिखे, सिंपल लिखे कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक, इट्स इनफ। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बस कुछ नहीं लिखे, तो ये गलत होगा। ये भी सही है कि आप लिखे कि नॉन कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक ए टाइप ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ नॉन प्रोबेबिलिटी ना लिखे। तो ये तो हमारा जनरल डिस्कशन हुआ, ये इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, सही। नेक्स्ट सेशन में लिंक शेयर कर देता हूँ, इसमें हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, प्लस वी विल टॉक अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर एंड डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। 5 मिनट के बाद मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, काइंडली आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप लोगों की या कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे चैट में लिख सकते हैं, एंड वी विल एड्रेस ईच ऑफ यू, और उसको कोशिश करेंगे इसको आप लोगों को satisfactory आंसर दे दे, सही। We are going to end this session. I will share the link session and link of the next session and just see over a few minutes. Okay? Thank you so much.